रामलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे। इतने में बड़े बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है जानकी, जरा चाबी तो देना। जानकी जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा भी जाता ही है, कितने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चे की फीस भरनी है, 20,000 चाहिए। जरा दीजिए तो, मेरी तनख्वाह नहीं आई, जब आएगी तो आपको वापस कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर चुप कर जाते कि क्या फ़र्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो रामलाल जी कभी चाबी के लिए मना नहीं करते, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रामलाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। जानकी जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु रामलाल जी नहीं मानते। अरे जानकी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जानकी जी चुप कर जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आई हैं, और वैसे भी आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए जानकी जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में रामलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। जानकी जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। रामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया, आज मिलेगी या खुद मैं बना लूं? रामलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों बनाएंगे, मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल जानकी जी ने रसोई और दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े, और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। जानकी जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रामलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए रामलाल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को जानकी जी और रामलाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। जानकी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थीं कि उन्हें रामलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो जानकी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रामलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई। सुनते ही जानकी जी ड्रिप उतार कर एक तरफ फेंकती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और जानकी जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ रामलाल जी की प्यार भरी बातें और उनके कानों में गूंज रही थी। रामलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर जानकी जी उन्हें देखती रह गईं। कुछ देर पहले तो रामलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। जानकी जी खुद को संभाल न सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं, अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। जानकी जी हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। रामलाल जी की चिंता ही जानकी जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए जानकी जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था।
जानकी जी ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। जानकी जी इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई और नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे, तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल चाल जानने का आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर जानकी जी को हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई। बोली, जानकी जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें रामलाल जी के पास ले गया। रामलाल जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर जानकी जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर रामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं, अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन रामलाल जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर जाने के बाद तो जैसे ही जानकी जी रामलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। रामलाल जी की दवा पानी सब जानकी जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया तो जानकी जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टक सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी जानकी जी बेटों का दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती, माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीन भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए तो दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। बेटे बहू की जली कड़ी सुनकर जब जानकी जी कमरे में आई तो देखा रामलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रामलाल जी जानकी के देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को दोनों हाथ समझा, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को नकार दिया। लेकिन जानकी तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए जानकी जी बोली। राजू जी पास ही खड़े सब बात सुन रहे थे। जानकी जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्हें ले हूँ। यह सब सुनते ही जानकी जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुँची। बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? जानकी जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हो जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं को बेशर्मी भरा जवाब सुनकर जानकी जी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। अगले दिन जानकी जी जब सोकर उठी तो देखा रामलाल जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी हॉस्पिटल ले जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चले। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हो, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर जानकी जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ ना बोलना उचित समझा। इतने में राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए जानकी जी राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बचे दवा और फल लाने के लिए। बड़ी माँ मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन जानकी जी और रामलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में जानकी जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरे दादी ने ही
मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों ने ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी की तबीयत ठीक हो गई। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, पर आप सारा दिन हमें ही परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और रामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। आज हमने, कहते हुए रामलाल जी ने जानकी जी के साथ केक काटा। जानकी जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोला, या लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगे वाले सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज देता हूँ। रामलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और ये हैं दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारे रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। रामलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। रामलाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएंगे। और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे, और मेरा पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रामलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पढ़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कुछ कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है, जो आज मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ और सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जानकी जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम दोनों लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी को हिम्मत देकर आज दोनों बेटे और बहुएं भौचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में रामलाल जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे।